हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। स्टूडेंट, ये वीडियो है HSSC CET ग्रुप 6 मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। ठीक है बच्चों, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में वीडियो बनाना बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी। दैट्स व्हाई मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों के लिए यूजफुल रहे और आप लोगों को समझ आए और क्वेश्चन आप लोग टैकल कर सके एग्जाम में। राइट, अब बहुत सारे बच्चे ना मैसेज कर रहे थे, उन सबके जवाब मैं वीडियो में दे देती हूँ बिकॉज अलग से वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। दैट्स वाई। ठीक है, देखो बच्चों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपको इस एंगल से कवर करना है कि क्योंकि जब भी मैं बार बार आपको बताती हूँ, जब भी आपका सिलेबस डीप में जाता है ना तो क्वेश्चन कई बार बेसिक से पूछ लेता है किसी सब्जेक्ट के, तो आपको इस तरह कवर करना है। अगर बेसिक से क्वेश्चन आया तो गलत ना हो, अगर सेक्शन या बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन जाता है तो वो किसी से भी नहीं होता बिकॉज आप लोगों का सिलेबस बहुत ब्रॉड है। राइट, तो शुरू करती हूँ मेरे आज की वीडियो। ठीक है, देखो बच्चों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये आपका टॉपिक है और बिलीव योरसेल्फ क्लासेस की तरफ से ये वीडियो है। ठीक है, निशु यादव मेरा नाम है और ये शुरू होता है आपका आज का टॉपिक। देखो, व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सबसे पहले ये पता होना चाहिए टॉपिक को पढ़ने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों को पता है कि मैम पहले हर चीज का मतलब बताती हुई चलती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस अपने आप में इतना बोरिंग टॉपिक है, अगर आप किसी बुक से पढ़ने चलोगे ना तो नींद आ जाएगी। मैंने ये आप लोगों के लिए PPT बनाई है, कंटेंट बनाया है, उसमें मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा था। मतलब बहुत ऐसा बोरिंग चैप्टर है, बोरिंग आपका टॉपिक है, ये बोरिंग यूनिट है। बट क्योंकि आप लोगों को अच्छा नहीं लगता और बहुत सारे इस टॉपिक पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल भी नहीं है, पर मैं आपको बेसिक टू एडवांस लेवल तक सारा सब कुछ करवा दूंगी इसमें। ठीक है, और 1 घंटे की वीडियो बनेगी मैक्सिमम। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले ना किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप पढ़ क्यों रहे हैं वो चीज पता होनी चाहिए। अगर वो चीज जान लेंगे और समझते हुए चलेंगे तो आप लोगों को कभी बोरिंग ही नहीं लगेगा वो टॉपिक, कोई भी टॉपिक। राइट, तो आपको इस टॉपिक में समझना ज्यादा है और चीजों को रटना कम। समझोगे तो आपको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, या फिर हार्डली मेरी वीडियो को 1-2 बार देख जाना, क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे ना ये बोलते हैं कि मैम HSSC का फितरत है कि किसी भी टीचर का कराया हुआ नहीं आता। बच्चा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी टीचर ने कोई कंटेंट करा दिया और उससे सीधे का सीधा क्वेश्चन आ जाए तो ये आपकी गलती है, ना HSSC की ना टीचर की। देखो, कोई भी कंटेंट इसलिए करवाया जाता है कि आपको उस कंटेंट की नॉलेज हो जाए, उस नॉलेज के बेस पे क्वेश्चन करने होते हैं, ये नहीं कि सिंपल सीधा क्वेश्चन आ जाए। अगर आपने कोई क्वेश्चन पहले से करे और वो सीधे आ गए, इसका मतलब आप किस्मत वाले हैं, समझ रहे हो। लेकिन आज के इस कंपटीशन के दौर में वो सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि सीधा सीधा आ जाए तो ये आपकी गलती है। ठीक है, आप कंटेंट को पढ़िए, रिवाइज करिए, उस कंटेंट का यूज करके अपने पेपर को करना है, ये मोटिव होना है। ये मतलब नहीं है HSSC पता नहीं कहां से पेपर दे देगा, नहीं। वो चीजों को कॉन्सेप्ट के डीप में जाके या ऊपर से ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं कोई भी। और एग्जामिनर का, हर कोई एग्जामिनर, अगर आप टीचर हैं या अगर आप एग्जामिनर बनते हैं तो आपका भी यही होगा कि बच्चों को थोड़ा टैकल करने में मुश्किल हो। अगर आज के कंपटीशन दौर में इतना इजी क्वेश्चन दे देंगे तो हर बच्चा फिर सेम लेवल पे, भाई कंपटीशन हो क्यों रहा है? क्योंकि आप लोग अलग अलग लेवल पे जाए सारे, मतलब छटनी हो जाए एक तरह से। अगर सेम इजी क्वेश्चन दे देंगे तो सब फिर वो सारे सेम लेवल पे हो गए। तो इसलिए अपने आप को पढ़ाइए और नॉलेज गेन करिए। और दूसरी बात ये है कि चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। प्लीज़ वो मतलब ग्रेजुएशन वाले बेस्ड वाले बच्चों की तरह ट्रीट ना करिए। कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम देने, तो प्लीज़ बी मैच्योर। राइट, उस नॉलेज का यूज़ करके आपको एग्जाम टैकल करना है, ना कि सीधे सीधे मिले। ठीक है, चलते हैं हम। देखो बच्चा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सबसे पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या है मैं इस बुक की लैंग्वेज से पहले आप लोगों को इजी लैंग्वेज में बताना चाहूंगी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2 शब्द है। ठीक है, एक कॉर्पोरेट, एक गवर्नेंस। राइट, कॉर्पोरेट का क्या मतलब है मैं हमेशा बताती हूं किसी अकाउंट्स की वीडियो में। कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी। ठीक है, गवर्नेंस का मतलब होता है रूल्स और रेगुलेशन। तो कंपनी को कैसे चलाया जाए, किस तरह के रूल्स रेगुलेशन हो जिससे किसी के साथ अहित ना हो,
यानी किसी के साथ गलत ना हो, चाहे वो स्टेक होल्डर है, चाहे वो कस्टमर है, चाहे वो गवर्नमेंट है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमें क्या बताता है कि कंपनी में क्या रूल्स और रेगुलेशन हो ताकि जिससे सभी लोगों का हित के जानकारी या फिर ध्यान रखा जा सके। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब समझ आया। अब मैं बुक किस लैंग्वेज में एक बार आपको करवा देती हूँ। ठीक है, देखो बच्चों, पेन एक बार चेंज कर लेती हूँ, ये येलो थोड़ा अजीब लग रहा है। देखो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ फ्रेमवर्क। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक फ्रेमवर्क है, रूल्स का, प्रैक्टिसेस का और प्रोसेस है बाय विच कंपनी डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड। मैंने वही चीज तो बताई कि भाई कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, और जब कंपनी को कैसे कंट्रोल किया जाए, मतलब रेगुलेट किया जाए ताकि किसी के साथ अहित ना हो, वही चीज ये बता रहा है। और किन के हित या हित की ध्यान रखता है? स्टेक होल्डर। अब बच्चे ना स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में मतलब नहीं समझ पाते। स्टेक होल्डर मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जिसका बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। शेयर होल्डर मतलब जिसने कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, शेयर होल्डर दो तरीके के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, एज यू नो। ठीक है बच्चों, अब बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि मैम प्लीज कंटेंट को हिंदी में भी लिखो। बच्चों, मैं बाइलिंगुअल पढ़ाती हूँ और आप लोगों को अपना थोड़ा स्टैंडर्ड अपडेट कीजिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मेरी वीडियो को दोबारा देखिए, रीड मत करिए। ठीक है, और दूसरी बात ये है बेटा, जब कंटेंट को हम इंग्लिश हिंदी दोनों में बनाते हैं, पहले टाइम कम है, हाउ आई कन्वर्ट बोथ लैंग्वेज। ठीक है, तो प्लीज आप लोग थोड़ा एडजस्ट करिए और मैं चीजों को समझा रही हूं उसको समझने की कोशिश करिए। ओके माय डियर, और आपका जो सिलेबस है ना वो भी इंग्लिश में गिवन है, तो प्लीज खुद को अपडेट करिए बच्चों। ठीक है, देखो अब है स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर, मैनेजमेंट, कस्टमर, सप्लायर, फिनेंशियर्स यानी जो पैसे लगा रही है कोई भी फर्म्स, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी। ठीक है भाई, मैंने वही बताया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर कैसे रूल्स रेगुलेशन कंट्रोल किया जाए ताकि किसी के साथ गलत ना हो। किसके साथ? स्टेक होल्डर के साथ, शेयर होल्डर के साथ। ठीक है, आप कस्टमर के साथ, सप्लायर के साथ, फिनेंशियल जो पैसे लगाते हैं वो वाला, जो पैसे देते भी हैं, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी यानी कम्युनिटी मतलब सोसाइटी। ठीक है, कम्युनिटी मतलब सोसाइटी, जिस सोसाइटी में बिजनेस रन कर रहा है। राइट, फिर है प्राइमरी गोल क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। ये कहता है प्राइमरी गोल क्या है किसी भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, कि कॉर्पोरेट कंपनी के ऊपर रूल्स रेगुलेशन कराने का मतलब बेसिकली क्यों पढ़ रहे हैं हम ये, तो कह रहा है कि भाई कि लॉन्ग टर्म में वैल्यू ऑफ कंपनी और शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़े, और एथिकली भाई हम मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस किसी भी चीज पे कंट्रोल क्यों करते हैं? क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपनी की ग्रोथ हो, किसी के साथ गलत ना हो, ये वाली चीजें हैं। प्राइमरी गोल ये है। मतलब देखो, अब निशु मैम क्या है? टीचर है। मेरा प्राइमरी गोल क्या है? टीचिंग करवाना। ठीक है, सेकेंडरी गोल, मैं एक मदर भी हूं, मैं एक वाइफ भी हूं, मैं एक किसी की बेटी भी हूं, तो ये मेरे सेकेंडरी गोल हो गए। राइट, कि हम लोग जैसे एक बैंक का, अब मैं एग्जांपल लेती हूँ, बैंक का क्या मतलब होता है बेटा? बैंक बेसिकली खुले क्यों? कि पहले जो पैसे हैं वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, उनको सेफ रखते हैं और लोन देते हैं, ये इसलिए खुले थे बैंक। उसके बाद और भी काम करने लगे, तो पहली जिस काम के लिए जो चीज आई ना उसको बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी गोल। राइट, तो प्राइमरी गोल पूछे आपसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का तो क्या था? किसी के साथ अहित ना हो। ठीक है, बिजनेस एथिक्स वर्ड का मतलब है जो हमें बताता है क्या सही है और क्या गलत है। राइट, क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। तो एथिक्स को देखना हमें। एक बात बताओ, अगर मुझे कोई पर्सनल बेनिफिट हो रहा है, मैं पर्सनल बेनिफिट इस ऐसे कर लूं कि किसी बंदे का हित हो रहा है, तो वो पर्सनल बेनिफिट नहीं करना चाहिए। ये कौन बताता है? कंपनी के गवर्नेंस रूल्स बताते हैं। राइट, आई होप समझ आ रहा है बच्चों आपको। मैंने इजी लैंग्वेज करने की कोशिश करी है। अब देखो की कॉन्सेप्ट क्या है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में की कॉन्सेप्ट क्या क्या है, क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। तो पहले बोलते हैं स्टेक होल्डर। अब मैंने वही बताया ना, स्टेक होल्डर कौन होते हैं? जो हितकारी होते हैं, जो भी कंपनी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब कौन कौन है? शेयर होल्डर। भाई शेयर होल्डर तो ओनर ही होते हैं। ठीक है, जिसने पैसा लगाया वही तो शेयर होल्डर होते हैं। तो शेयर होल्डर हितकारी, स्टेक होल्डर में ही शेयर होल्डर आ जाता है। ठीक है,
फिर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्ट किसके द्वारा किया जाता है, मतलब चुने किसके द्वारा जाते हैं, ये बच्चों को पता ही नहीं होता। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है मेरे बच्चों कि शेयर होल्डर बड़े होते हैं या बीओडी। भाई शेयर होल्डर द्वारा चुने जाते हैं, शेयर होल्डर द्वारा इंटरव्यू लिए जाते हैं, बीओडी के यानी बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुने जाते हैं। तो बड़ा कौन हुआ भाई, जो इंटरव्यू ले रहा है वो ना। तो शेयर होल्डर बड़े होते हैं और उसके उन्हीं के शेयर होल्डर के द्वारा चुने गए मेंबर्स को बीओडी बोलते हैं। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कई बार बच्चे उल्टा समझते हैं, राइट। प्लीज आज के बाद कंफ्यूज मत होना। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो आप लोगों को कोई चीज टिपिकल नहीं लगेगी। आप लोगों का एचएससी सीईटी का जो पेपर है वो डेप्थ में है बट इतना हार्ड नहीं है। और बहुत सारे बच्चे जो सोच रहे हैं ना इस हिसाब से, प्लीज मैं उन बच्चों के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आई हूं जो नेगेटिविटी के साथ नहीं बल्कि पॉजिटिविटी के साथ काम करते हैं। बच्चे अपनी कमियों पे ध्यान नहीं देते हैं, इवन कभी बोर्ड को और कभी क्या सिस्टम को। हाँ मैं मानती हूँ कुछ कमियां हैं, लेकिन उनके साथ बेटा आप अपना डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं कर सकते, राइट। अब चलते हैं आगे। देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर टू प्रेजेंट देयर इंटरेस्ट। कहता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो इलेक्टेड किसके द्वारा किया जाता है, शेयर होल्डर। यही चीज मैं बता रही हूँ। फिर है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन होता है, मैनेजमेंट जो मतलब चुने जाते हैं किसके द्वारा, बीओडी के द्वारा, राइट। और ये डेली रूटीन के जो काम है वो करते हैं, डे टू डे ऑपरेशन यानी डेली रूटीन के जो काम है वो करते हैं। उसके बाद आते हैं, देखो पहले कौन आया, शेयर होल्डर्स, ठीक है। स्टेक होल्डर के अंदर पहले शेयर होल्डर, फिर बीओडी बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर, फिर कौन आया मैनेजमेंट, फिर कौन आया एम्प्लॉयज, राइट। फिर कस्टमर जो कस्टमर होते हैं जो कंपनी से बाहर होते हैं बट स्टिल उनका स्टेक होल्डर तो है यानी हित तो है ना, राइट। यानी वो हितकारी तो होते हैं, यानी कुछ ना कुछ उनसे सेल परचेज करते हैं तो इंटरेस्ट तो रखते ही है ना कंपनी में। तो शेयर ये कस्टमर सप्लायर्स एंड अदर्स वेरियस पर्सन अफेक्टेड डू कंपनीज एक्शन। आई होप समझ आया होगा। इससे इजी लैंग्वेज में मुझे नहीं लगता आप लोगों को किसी ने कराया होगा। फिर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होते हैं, वो कहता है ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है ना वो इनका इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसका, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ना वो कहीं ना कहीं बीओडी के द्वारा ही की जाती है, राइट। इट इज टिपिकली इम्पोज टू एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। डायरेक्टर दो तरीके के होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव और दूसरा नॉन एग्जीक्यूटिव। एक अच्छा बच्चा वो होता है जब मैम पढ़ा रही हैं तो साथ में एक नोटबुक और पेन लेके बैठे, ना कि एक भाषण की तरह वीडियो को सुन ले। अगर एक आप अच्छे बच्चे और अपना सिलेक्शन करवाना चाहते हो तो प्लीज एक नोटबुक और पेन लेके बैठे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रही हूँ उसको साथ में लिखते चलें, राइट। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होते हैं, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। बैलेंस ऑफ पावर और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बीच। देखो जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है वो क्या करते हैं, लाते हैं इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव टू इंश्योर अ बैलेंस ऑफ पावर और प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो इंश्योर करते हैं कि सारी जो पावर है वो बैलेंस रहे और कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है। देखो क्या बताया आप, पहला स्टेक होल्डर के जो पर्सन है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया बीओडी की इंपॉर्टेंट, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। और बीओडी दो तरीके के होते हैं, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव। नॉन एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि जो पावर बटी हुई है वो समान मात्रा में बटी हुई हो कंपनी में और किसी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट यानी झगड़ा ना हो, राइट। समझ आया। हिंदी वालों भी, अगर आपको हिंदी में मैं कंटेंट नहीं दे रही तो जो बोल रही हूँ वो लिख लो, राइट। आगे चलते हैं, मैं स्लाइड का कंक्लूजन आपको साथ साथ देती हूँ। फिर है आगे, देखो बच्चा स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, बोर्ड कमेटीज, ठीक है। बोर्ड कमेटीज और इंटरनल कंट्रोल। बोर्ड कमेटीज क्या है बेटा, जैसे ऑडिट कमेटी होती है, कंपनसेशन कमेटी होती है और कोई भी नॉमिनेटिंग कमेटी जो स्पेशल काम के लिए अपनाई गई है, ठीक है, कमेटी। और फिर दूसरा आता है आपका इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल्स क्या होता है, जो कंपनी के अंदर का कंट्रोल को देखते हैं, कंपनी में कुछ गलत ना हो कंपनी के विद इन बाउंड्री के अंदर, ठीक है। वो क्या है, इंश्योर करती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कंप्लेन जो आती है वो, और लॉज और सेफगार्ड ऑफ एसेट्स कि इंटरनल कंट्रोल में क्या क्या होता है कि भाई किसी एसेट को कोई फिनेंशियल रिपोर्ट गलत ना हो, किसी कंप्लेंट आई है उसको कैसे रिजोल्व करना है, ये सारी चीज आती है इंटरनल कंट्रोल में, ठीक है।
अब है बेटा इस स्ट्रक्चर में ये दोनों चीज आप लोगों के स्ट्रक्चर सिलेबस में दिए हुए हैं, तो ही मैंने बताया बोर्ड कमेटी और इंटरनल कंट्रोल दो टाइप होते हैं, ठीक है। अब है प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है, और बच्चों को क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बहुत लाइटली लेंगे, ठीक है, और बहुत बोरिंग टॉपिक भी लगता है, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है बेटा प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। प्रिंसिपल्स बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल सिद्धांत होते हैं। सिद्धांत मेरे जीवन के अपने सिद्धांत है, मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है, मुझे कहीं जाना पसंद नहीं है, मुझे किसी से फालतू बोलना पसंद नहीं है, ठीक है, मुझे ईमानदारी से पढ़ना पसंद है, ठीक है, मुझे ज्यादा वो कहते हैं ना ट्रेंडिंग रहना पसंद नहीं है, मुझे सोशल मीडिया से इतना ज्यादा लगाव नहीं है, मतलब ये सारे मेरे प्रिंसिपल्स हैं। अब आपके प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, आपको हो सकता है आप मे भी मेरे से उल्टे हो, ऐसे ही कंपनी के अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, और वो प्रिंसिपल जनरली क्या होने चाहिए अकॉर्डिंग टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस, राइट। देखो अकाउंटेबिलिटी, सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, हिंदी में बोलते हैं जवाबदेही, जवाबदेही, ठीक है। जवाबदेही का क्या मतलब होता है, अगर किसी पर्सन कंपनी में कुछ काम दिया गया है या कुछ काम गलत हो गया है, तो आंसरेबल होना चाहिए कोई पर्सन कि सर मेरी वजह से ये काम गलत हुआ है। अगर घर में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, सपोज करो अगर किसी से दूध निकल गया और वो बोले कि भाई नहीं मुझसे तो नहीं निकला, मैं तो इसको बता के गए, तो वो कहे नहीं मेरा क्या, ये तो तेरा काम है, मतलब कोई भी रिस्पॉन्सिबल खुद को नहीं मान रहा है। ऐसे कंपनी में नहीं होना चाहिए। अगर कोई काम गलत हुआ है तो उसके लिए कोई आंसरेबल होना चाहिए, और वो कहे सामने से कि सर ये काम मेरी वजह से गलत हो गया, आगे से नहीं होगा। वो क्या होती है अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेही देना, राइट। उसे बोलते हैं कि एक अच्छे कॉर्पोरेट में, एक अच्छी कंपनी में जवाबदेही वाले मेंबर होने चाहिए। ये कौन बताता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, राइट। फिर है फेयरनेस, कहते हैं सारे काम ना फेयरनेस होने चाहिए। ऐसा नहीं कोई मेरा भतीजा है तो मैं उसको ज्यादा प्रेफरेंस दूं, कोई मेरे को जानता नहीं है तो मैं उसको कोई भाव ना दूं, अच्छा काम कर रहा है फिर भी, ठीक है। तो फेयरनेस होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए एक साइड से। फिर है ट्रांसपेरेंसी, जो भी काम है ना गुपचुप गुपचुप नहीं होना चाहिए, गुप्त नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा सबको दिखा के होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता, पारदर्शिता। बेटा हिंदी में लिखने में हो सकता है गड़बड़ कर दूं, प्लीज आप लोग देख लेना, ठीक है। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कोई किसी चीज के लिए। इनकरेज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, कंसीडर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग, कह रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए पावर देनी चाहिए बंदों को, ठीक है। फिर है आप लोगों को इंटरडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस मतलब फ्री टू टेक डिसीजन, वो वाला। ओवरसाइट, ओवरसाइट मतलब सूझ से काम करना। इंडिपेंडेंस मतलब ऐसा नहीं है, इंडिपेंडेंस का मतलब ये होता है आत्मनिर्भरता एक तरह से, कि भाई अगर किसी बंदे ने कोई बीओडी है, उसने अपने शेयर होल्डर के बिना पूछे कोई काम कर दिया, तो शेयर होल्डर उसको वैल्यू करे कि हाँ जो किया सही किया, ट्रस्ट करे, राइट। फिर है इंटीग्रिटी, सारी जो काम है ऑनेस्टी, एथिकली कोड के अकॉर्डिंग होने चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए। फिर है कंप्लेंस, अगर कंप्लेंट आती है तो उसको लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ के रेगुलेशन और एथिक्स स्टैंडर्ड को ध्यान में रख के सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। एथिक्स को भी ध्यान में रखना चाहिए और लॉ को भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब एथिक्स मैंने बताया था आपको, क्या जो बताता है क्या गलत है क्या सही है उस चीज को। फिर है लॉन्ग टर्म फोकस, जो हमारा जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसका लॉन्ग टर्म फोकस होता है। फिर है रिस्क मैनेजमेंट, कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो रिस्क मैनेजमेंट की भी शक्ति देता है, कि ये सारे क्या है जिसमें बोल रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये क्या है, रिस्क टेकिंग पावर ही तो एक तरह से, तो रिस्क मैनेजमेंट को भी सिखाता है अपना कौन, अपना कॉर्पोरेट गवर्नेंस। फिर है एथिकल लीडरशिप, एथिकली किसी को लीडरशिप दे सकते हैं कि भाई तू लीड कर, तू ये काम कर, समझ रहे हो। फिर है आपका मॉडल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देखो इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कुछ भी टिपिकल नहीं है, मेरे को तो समझ नहीं आता बच्चे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पीछे क्यों पड़े हैं और ये क्यों बोल रहे हैं बार बार ये कर रहा हूं, राइट। तो मुझे अब समझ आया कि क्योंकि उनको लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होगी, मतलब ही नहीं समझ में आ रहा होगा, दैट्स व्हाई, ठीक है। बाकी इसमें कुछ नहीं है इस टॉपिक में। मॉडल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपको याद रखने हैं, मॉडल्स। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लो कितने मॉडल हैं, ये क्वेश्चन तो पूछना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज बेटा वो होती है ना चार पंडित चार राय वाली बात, तो उसमें क्या होता है हर बुक में अलग अलग मॉडल मिल जाएंगे, तो आपसे कितने मॉडल है मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट ये पूछा जा सकता है ये मॉडल किसने दिया,
इसमें क्या है, राइट। देखो एंग्लो अमेरिकन मॉडल, ठीक है, इसमें क्या है ये मॉडल, ये कहता है कि यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम ने ये मॉडल दिया है, और ये क्या करता है, ये जोर देता है किस बात पर, शेयर होल्डर वैल्यू पर, और जो शेयर होल्डर वैल्यू है, शेयर होल्डर्स की वैल्यू होनी चाहिए मार्केट में, ठीक है। कहता है शेयर होल्डर वैल्यू एंड इट्स ऑफन टू मार्केट ओरिएंटेड, जो शेयर होल्डर है उसकी वैल्यू होनी चाहिए मार्केट में, राइट, एक तरह से मार्केट ओरिएंटेड वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। फिर की फीचर्स जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है इसका, जो प्रोटेक्शन देता है किसको, शेयर होल्डर राइट्स को। कहता है कि जो एंग्लो अमेरिकन मॉडल है ना, वो शेयर होल्डर के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस, मतलब जितने भी जोर देता है ना वो शेयर होल्डर्स पर देता है, उनके राइट्स पर, राइट। बीओडी कहता है बीओडी एक अच्छा रोल प्ले करता है किसमें, डिसीजन मेकिंग में। ऑब्वियसली जो कंपनी में डिसीजन लिए जाते हैं वो किसके लिए द्वारा लिए जाते हैं, बीओडी के द्वारा, क्योंकि शेयर होल्डर के द्वारा इलेक्ट होता है, और शेयर होल्डर हर जगह पे नहीं हो सकता, जब डिसीजन लिए जा रहे हैं तो बीओडी लेते हैं, ठीक है। मार्केट फोर्सेस प्ले, जो मार्केट फोर्सेस है यानी मार्केट में क्या, मार्केट में शेयर्स की वैल्यू क्या है, मार्केट में किसी कंपनी के प्रति रुझान क्या है, क्या मार्केट किसी कंपनी को अच्छा समझती है या बुरा समझती है, वही चीज है ना, मार्केट फोर्सेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, कि हमें देखो किसी कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस अच्छे होंगे तो क्या होगा, उस कंपनी की मार्केट में अच्छी पहचान होगी। तो वही कि मार्केट जो सोच है वो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ऐसा कौन कहता है, एंग्लो अमेरिकन मॉडल, राइट। देखो पहला मॉडल कौन सा है, एंग्लो अमेरिकन मॉडल, नाम से ही पता चल रहा है अमेरिकन है तो यूएसए और यूके का है, यूनाइटेड किंगडम। इसमें क्या कहा, शेयर होल्डर के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है, ठीक है। फिर शेयर होल्डर के जो राइट है उनको प्रोटेक्ट किया गया है। फिर अब बीओडी को भी इंपॉर्टेंट बताया गया है, और क्या बोला गया है कि जो मार्केट है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। ये 3 पॉइंट है, हो गए, आगे चलते हैं। देखो फिर है कंटिनेंटल यूरोपियन मॉडल। अब कंटिनेंटल यूरोपियन मॉडल क्या है बेटा, ये कहता है कॉमनली फाउंड इन कंट्रीज लाइक जर्मनी। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि ये कहाँ पाया जाता है, ये मॉडल इस टाइप से, जर्मनी और फ्रांस में, ठीक है। ये क्या करता है, वो तो शेयर होल्डर पे फोकस करता था, शेयर होल्डर्स पे, ठीक है। और ये किस पे फोकस करता है बच्चा, ये फोकस करता है फोकस ऑन स्टेक होल्डर्स अप्रोच, स्टेक होल्डर्स के अप्रोच में। अब स्टेक होल्डर में मैंने बताया था आपको, ये जब शुरू करी कि कौन कौन लोग आते हैं, उसमें एम्प्लॉयज आते हैं, क्रेडिटर्स आते हैं और कम्युनिटी आती है। तो आपको याद रखना है कंटिनेंटल यूरोपियन जो मॉडल है वो कहाँ है, जर्मनी और फ्रांस का है। ऑब्वियसली यूरोपियन से ही पता चल रहा है, यूरोपियन कंट्रीज आते हैं उसमें, जर्मनी फ्रांस, ठीक है। अब ये किस पे फोकस करता है, ये स्टेक होल्डर पे, आपको ये याद रखना है। फिर है कोऑर्डिनेशन व्हेन वेयर एम्प्लॉयज एंड, ये वही बात है, सारी एम्प्लॉयज की बात कर रहा है ये, ठीक है, एम्प्लॉयज के राइट की बात कर रहा है क्योंकि ये स्टेक होल्डर है, ठीक है। फिर है एशियन मॉडल, आपका नेक्स्ट मॉडल है एशियन मॉडल, ठीक है। एशियन मॉडल क्या करता है कि ये भाई सबसे पहले कौन से कंट्री में होता है, जापान और साउथ कोरिया, ये कंट्री जरूर याद रखनी है, ठीक है। जापान और साउथ कोरिया, जापान भी बोलते हैं कोई लोग इसको, और साउथ कोरिया, ठीक है। और ये क्या करता है, किस पर, ये कहता है लॉन्ग टर्म की रिलेशनशिप पे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिटवीन कंपनीज एंड स्टेक होल्डर, ये कंपनीज और स्टेक होल्डर के रिलेशन पे बात करता है, लॉन्ग टर्म रिलेशन रहे, ठीक है। पहला किस पे इंपॉर्टेंस, वो था एंग्लो अमेरिकन मॉडल, किस पे जोर था, शेयर होल्डर पे। सेकेंड मॉडल था कौन सा बताओ, यूरोपियन मॉडल, यूरोपियन किस पे, फ्रांस और जर्मनी में होता है। और क्या किस पे जोर था, स्टेक होल्डर पे, स्टेक होल्डर में एम्प्लॉयज आगे, क्रेडिटर आगे। थर्ड मॉडल है एशियन मॉडल, एशियन मॉडल का किस पे जोर है, रिलेशनशिप, किसके रिलेशनशिप, एम्प्लॉयज और कंपनी, सॉरी स्टेक होल्डर और कंपनीज, ठीक है। और ये कौन सी कंपनी, जापान और साउथ कोरिया, राइट। ऐसे चीजों को रिकॉल करोगे ना कि मैंने क्या पढ़ा है, वैसे चीजें आप लोगों को एग्जाम की तरफ ले जाती है बेटा। कम कंटेंट को बार बार पढ़ना ही एग्जाम की गुत्थी है, ऐसा नहीं स्विच करते रहो, इस टीचर का समझ आया, उस टीचर का समझ आया, नो भाई, ठीक है। मैं बार बार बताती हूँ कि मैं एक कोर्स चलाया हुआ है, उसमें मैं अपना पूरा रिवाइज करवा रही हूँ आपको। अगर आप उसमें आना चाहते हैं आइए, जो वरना नहीं आना चाहते मत आइए, इट्स ओनली अप टू यू। अगर आपको मेरे
जो यूट्यूब चैनल है उसी से रिवाइज करना है, तो मैं कुछ वीडियोस लेकर आती रहूंगी, राइट, टिल एग्जाम। ठीक है बच्चों, अगर आपको लगता है आपको सारे सब्जेक्ट मुझसे पढ़ने, मुझसे रिवाइज करने, आप पहले 2000 का कोर्स था मेरे बच्चों के वजह से, ये अभी 1200 में अवेल हो जाएगा। ठीक है, बच्चों की वजह से डिस्काउंट दिया, वरना बच्चा मेहनत बहुत है इस सब्जेक्ट्स में, राइट। अब देखते हैं, हाँ हो गया ना कि रिलेशनशिप बताता है लॉन्ग टर्म कौन से कंपनीज और स्टेक होल्डर पर। ठीक है, फिर ये वही चीज बता रहा है कि एम्पैथेसिस करता है रिलेशंस पर, बस हो गया ये। फिर है नॉर्डिक मॉडल। नॉर्डिक मॉडल क्या है? कॉमनली फाउंड, अब भाई कंट्री, नॉर्डिक कंट्रीज वही है। फिर स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड, इन पे पाया जाता है। और ये क्या बताते हैं? ये कंबाइंस करते हैं एलिमेंट्स को, कंबाइन करता है एलिमेंट्स को, बोथ शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर अप्रोचेस। ठीक है, ये मतलब एक कंबाइन अप्रोच को बताता है। अब आपसे पूछा जाएगा ऐसा कौन सा मॉडल है जो कंबाइन अप्रोच को बताता है? बच्चों को याद नहीं रहेगा क्योंकि उन्होंने पढ़ा तो था, और ऑप्शन में देंगे वो एंग्लो अमेरिकन मॉडल, यूरोपियन मॉडल, थर्ड कौन सा था भाई बताओ, मैं ही भूल गई, एशियन मॉडल, और फोर्थ है नॉर्डिक मॉडल। अब बच्चों को क्योंकि पढ़ा तो था, रिवाइज नहीं करा, मॉडल के नाम याद आएंगे, अरे पढ़ा था याद क्यों नहीं आ रहा? अरे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि रिवीजन नहीं करा, इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जो पढ़ा था वो खुद ही कंफ्यूज है। आप लोगों ने जब वीडियो लगाई तो आपको पता ही नहीं था एट द एंड आपने क्या पढ़ा, इसलिए नहीं याद आ रहा। अब बताओ कि कंबाइन की स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर की कौन बात करता है? नॉर्डिक मॉडल, राइट। कॉम्बिनेशन की कौन बात करता है? नॉर्डिक मॉडल। एक चीज से भी याद कर सकते हो, नॉर्डिक में सी आ रहा है तो ये सी कॉम्बिनेशन की बात करता है, और किसी में सी थोड़ी ना था, और किसी में सी था ही नहीं, मतलब आगे सी था बट पीछे तो नहीं था ना। ये यूरोपियन मॉडल कर रहे हो आप, ठीक है। अब देखो, ठीक है, नॉर्डिक मॉडल में कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, ऐसे भी कर सकते हो बेटा। अगर याद करना है और समझना है ना चीज़ों को तो 1000 तरीके हैं, वरना तो बहाने भी बहुत है कि एसएससी में अच्छे पेपर, मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, मे भी नहीं आते होंगे, बट अगर मान लो सपोज करो बेटा आपने 10-11 सब्जेक्ट अपनी मर्जी से सोच लिए इसमें से आते हैं, इस बार उन्होंने उस सब्जेक्ट पे एम्फेसिस ना देके किसी और पे दे दिया, उस सब्जेक्ट पे जोर ना देकर किसी और से दे दिया, तो प्लीज मत्था तो नहीं मारोगे ना। तो अपनी इतनी सालों की मेहनत को बेकार मत करो, और प्लीज हर सब्जेक्ट को बेसिक तो पढ़ के जाओ, ताकि अगर उस एग्जामिनर ने उस सब्जेक्ट पे फोकस कर लिया, एटलीस्ट यू टैकल द एग्जाम, राइट। देखो बैलेंस अप्रोच, वही चीज मैंने बताया, इसमें वही बैलेंस अप्रोच बता रखी है। बैलेंस अप्रोच कौन सी है ये भी याद रखना, कंबाइन और बैलेंस अप्रोच, ये भी पूछ सकता है, बैलेंस अप्रोच कौन सी है, राइट। फिर है आप लोगों की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड स्ट्रक्चर बोथ इंक्लूड एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बता चुकी हूँ ये मैं। फिर है गवर्नेंस इन इमर्जिंग मार्केट्स, अरे मॉडल चल रहे थे, हाँ यही मॉडल ही है, गवर्नेंस इन इमर्जिंग मार्केट्स। ठीक है, इमर्जिंग मार्केट्स क्या बताता है? जो मॉडल्स है वो लोकल कस्टम्स, रेगुलेशन और इकोनॉमिक कंडीशन, राइट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है गवर्नेंस, ये वाला छोड़ दो, ये वाला मॉडल छोड़ दो क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, ये वाला छोड़ दो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो अब है ग्लोबल कन्वर्जेंस मॉडल। ठीक है, ये क्या करता है? ग्लोबलाइजेशन की, ग्लोबल बात आ गई ना तो ये ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहा है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहा है, वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा है, ठीक है, ये याद रखना। ये कह रहा है कि इसमें सारे जो जितने भी मॉडल्स हैं, जिनमें जितने भी मॉडल है उनमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस की बात करता है ये। भाई ग्लोबल आ गया तो वर्ल्ड वाइड करता है, ग्लोबलाइजेशन की बात करता है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आ गया, ठीक है। अब देखो फिर है इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछी जा सकती है, की पार्टीज इन्वॉल्व इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, कौन कौन सी पार्टीज है आप लोगों को बताती आई हूं अभी तक, आपको खुद ही बुक बंद करके ये वीडियो को पॉज करके खुद लिखना चाहिए, फिर भी नहीं लिखना चाहते तो पढ़ो। देखो शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट बता चुकी हूँ, बीओडी बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर, मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव बता चुकी हूँ, मैनेजमेंट को एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, ठीक है। फिर है उसके बाद एम्प्लॉयज, फिर है उसके बाद ऑडिटर्स, फिर है गवर्नमेंट अथॉरिटीज, क्रेडिटर्स, आप लोगों की एडवाइजरी फर्म्स, कस्टमर सप्लायर्स, अदर बिजनेस पार्टनर्स, कम्युनिटी एंड सोसाइटी। सिंपल सी बात, नो बकवास, कि भाई जितने भी कंपनी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डील करते हैं उन्हें ही बोलते हैं पार्टीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, राइट। अब है आगे
mechanism and control of effective corporate governance, right? mechanism and control of effective corporate governance कि जो कंट्रोल करने का मैकेनिज्म है वो क्या है, मतलब कंट्रोल करने की प्रोसेस क्या है। जैसे आपके घर में आपको कंट्रोल करने की प्रोसेस क्या है, सबसे पहले मम्मी बोलेगी बेटा मत कर, बेटा पढ़ ले, फिर आप बोलोगे नहीं पढ़ रहा, तो आप क्या, आपकी मम्मा क्या बोलती है, आने दे पापा को। तो मैकेनिज्म क्या हुआ कंट्रोलिंग का आपका, पहले मम्मा कंट्रोल करेगी देन पापा। ऐसे ही कॉर्पोरेट में, कंपनी में कौन कैसे कंट्रोल करता है, इसी को ही बोलते हैं कंट्रोल मैकेनिज्म। और आपका लिखा हुआ है और आप लोगों को लगता है पता नहीं क्या दे दिया ये, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये कैसे पढ़ोगे आप देखते हैं आगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल करते हैं, फिर शेयर होल्डर, अगर शेयर होल्डर के एक्टिव की बात है, एक्टिविज्म, अगर एक्टिव है शेयर होल्डर। अब कहोगे मैम ये क्या है, बताओ एक बारी। शेयर होल्डर ना बेटा देखो, शेयर होल्डर कौन होता है, जो पैसा लगाता है कंपनी में। अब जरूरी थोड़ी है हर, अब रिलायंस में कितने सारे शेयर होल्डर होंगे, सारे डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेंगे ना, नहीं लेंगे ना, क्योंकि कुछ प्रेफरेंस होते हैं, कुछ इक्विटी होते हैं, इक्विटी में से भी कुछ एक्टिव होते हैं, कुछ इनएक्टिव होते हैं, राइट। तो हमेशा मतलब हर डिसीजन में जरूरी नहीं है ना शेयर होल्डर ध्यान दे। तो कंट्रोल डायरेक्टली इनडायरेक्टली कौन करते हैं, बीओडी, ठीक है, बीओडी करते हैं। क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो शेयर होल्डर किससे जवाब मांगेंगे, बीओडी से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि शेयर होल्डर ने किनको अपॉइंट किया है, बीओडी को, राइट। फिर एक कॉर्पोरेट कल्चर, कॉर्पोरेट कल्चर के नाम पर कंट्रोल किया जाता है कि भाई ये कंपनी का कल्चर है कि इसमें इंटरव्यूज ऐसे होते हैं। देखो सबसे पहले बीओडी करते हैं और शेयर होल्डर एक्टिविज्म पे ध्यान रखता है। फिर दूसरा कॉर्पोरेट का, अब हम बोलते हैं ना कई चीजें हम लोगों को ना जीवन में ऐसे ही मिल गई है। जैसे अगर हम हरियाणा में हैं तो हरियाणा में लेडीज को मतलब श्रृंगार करने का अधिकार कब है, शादी के बाद। मतलब कुछ कल्चर है ना कि हमारा कल्चर है ये। और कई बार क्या होता है कि मतलब बहुत सारी चीजें की कल्चर की वजह से है, मतलब लेडीज का पहनावा थोड़ा अलग है, जेंट्स का अलग है। क्यों, ये भाई हमारा कल्चर है। कोई कितना भी पढ़ा हुआ, कितना भी मतलब पढ़ा हुआ नहीं हो, वो कल्चर को अपनाते ही है। ऐसे ही अगर कोई कॉर्पोरेट में कोई चीज डिसीजन नहीं मान रहा हो तो क्या बोलते हैं, ये कॉर्पोरेट का कल्चर है। उसमें ऐसे इंटरव्यूज होते हैं, पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर जीडी होती है, देन वो होता है, राइट। ऐसे करके चीजों को बताया जाता है। तो वही कि कॉर्पोरेट कल्चर के नाम पे कंट्रोल किया जाता है। फिर एथिकल लीडरशिप, कई बार हम बोलते हैं अरे भाई ना तो ये कल्चर है और ना तो बीओडी मना कर रहे हैं, बट ये ना एथिकली ठीक नहीं है, ठीक है। ये काम करना एथिकली ठीक नहीं है कि किसी, मान लो कोई गरीब बंदा है, वो कंपनी में शेयर वो लगा रखा था, शेयर में इन्वेस्ट कर रखे थे, कोई रूल्स नहीं बनता, फिर भी किसी बंदे को पता चला कि उसकी हालत सही नहीं है और अगर ये शेयर्स ले लिए ना तो गड़बड़ हो जाएगी। तो एथिकली क्या करती है कंपनी, उसको माफ कर देती है कई बार चीजें। तो एथिकली लीडरशिप भी होती है। फिर है स्टेक होल्डर एंगेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो स्टेक होल्डर, जो जितने भी स्टेक होल्डर है वो वाले, उनके हिसाब से हित अहित के हिसाब से भी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के हिसाब से, टेक्नोलॉजी और डाटा गवर्नेंस के हिसाब से। फिर है लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव, मतलब कैसे कंट्रोल करना है, इन सारे चीजों को देख के कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। कि भाई कोई डिसीजन ले रहे हैं उसमें देखें रिस्क ज्यादा है, रिस्क मैनेज नहीं हो पाएगा या हो पाएगा, उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं, उस हिसाब से कंट्रोल करते हैं। तो ये वाले सारे पॉइंट हो गए, ठीक है। मैंने आपको मेन चीज बता दी है कि इसमें समझने का है, रटने का कुछ नहीं है। अगर आपको समझ आ गया और क्वेश्चन आपको आपने ढंग से रीड कर लिया तो आपके क्वेश्चन टैकल हो जाएंगे, राइट। बस इसमें मॉडल है ना वो रटने का है, थोड़ा मॉडल्स, ठीक है, कि एंग्लो यूरोपियन, ठीक है, नॉर्डिक, ठीक है, वो वाले एक बार देख लेना। अब देखो इनसाइडर ट्रेडिंग, बच्चों को समझ ही नहीं आता बेटा, कुछ नहीं, एक वर्ड है इसका मतलब समझना है, इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, और ये सबसे पहली बात तो इलीगल होती है, इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल होती है। देखो अब सिंपल सी बात बताती हूँ मैं तुम्हें, एग्जाम्पल से बताती हूँ, ठीक है। देखो एक रिलायंस कंपनी है, आप सब जानते हैं। रिलायंस कंपनी में कोई बंदा काम करता है एक बड़े लेवल पर, राइट, बीओडी लेवल पे काम करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेवल पर। उस बंदे को काम करता है इसलिए उसको कंपनी के सारी इंफॉर्मेशन रहती है। तो इंफॉर्मेशन की वजह से उसे पता चला कि जितने भी शेयर की वैल्यू है वो कम होने वाली है, ठीक है, कम होने वाली है। तो उसने या कम होने वाली है, बढ़ने वाली, कोई भी इंफॉर्मेशन कम होने वाली है, जो शेयर्स की वैल्यू है वो कम होने वाली है। तो उन्होंने क्या करा, जितने भी अपने बंदे थे ना,
जितने भी अपने बंदे थे उन सबको बोल दिया, मतलब या फिर जितने भी अपने बंदे थे उन सबको बोल दिया कि भाई, या फिर किसी अपने बंदों को या फिर किसी ऐसे बाहर के बंदों को बोल दिया, नॉलेज दे दी उनको कि शेयर्स की वैल्यू कम होने वाली है, इसलिए आप अपने सारे शेयर बेच दीजिए। तो ये सारे शेयर होल्डर ने अपने सारे शेयर बेच दिए, ठीक है। और या फिर ऐसा करा सबको मतलब ये बता दिया कि शेयर की वैल्यू बढ़ने वाली है, तो अपने अपने जितने भी बंदे थे ना, उसके खास फ्रेंड्स, खास रिलेटिव्स, उनको बोल दे शेयर खरीद लो, शेयर की वैल्यू क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है, फिर आपको लाखों का करोड़ों का फायदा हो जाएगा। आज मान लो शेयर की वैल्यू 500 रुपये, कल 5 लाख होने वाली है, तो उसको पता था, तो उसने ये इन्फॉर्मेशन दे दी, अपने सारे रिलेटिव्स को खरीदवा दिए। तो ये क्या हो गया, गलत बात है ना भाई। ये कंपनी क्या कहेगी, तूने तो फ्रॉड किया है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बाहर दे दी, तो ये फ्रॉड है। तो उसी फ्रॉड को ही इनसाइडर ट्रेडिंग बोला जाता है, ठीक है। अब देखो, insider trading when someone buys, sells stocks, other financial investment based on confidential information about a company it not yet known as public। जो ऐसे नॉलेज मिल गई जो पब्लिक को नहीं पता होना चाहिए था, अंदर से पता चली है, उसकी वजह से जो कंपनी को फ्रॉड हो गया वो हो गया, उसी को ही बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, और ये एक इलीगल है, ठीक है। समझ आ गया, ये इसमें लिख लेना बार, अगर एक बार में समझ नहीं आया फिर से सुन लेना। फिर है रेटिंग एजेंसीज, अगर मैं दोबारा कराऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। रेटिंग एजेंसीज क्या है, देखो बच्चा, अब मुझे ना मतलब आप लोग खुद ही मतलब स्टूडेंट हो, समझ सकते हो, कभी आप लोगों को ऐसा हुआ हो या कभी आपने देखा हो किसी बंदे को पैसे की जरूरत है, सपोज करो आपसे कोई पैसे मांग रहा है, आपसे कोई पैसे मांग रहा है, जो आपको पता है कि उसकी फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है और उसके पास कल को पैसा लौटाने के लिए बिल्कुल मतलब ऐसी एसेट वेसेट कुछ नहीं है, मतलब समझ रहे हो, तो क्या उसको आप एक बार पैसे दे दोगे, 2 बार पैसे दे दोगे, फिर पैसे देने की सोचोगे, नहीं दोगे ना, आप क्या कहोगे, नहीं भाई कहाँ से लौटाएगा, मतलब समझ रहे हो, कहीं ना कहीं सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते, बट करते हैं। तो ऐसे ही ना फाइनेंशियल कंपनीज होती है ना, तो किसी बंदे को, किसी बैंक को, किसी कंपनी को लोन देने से पहले उसे उसकी जो पास्ट हिस्ट्री रही है लोन चुकाने की, उसको देखती है, उसी को ही बोलते हैं, उसको देखती है कि उसकी क्या रैंक रही है, मतलब क्या रेट रहा है, क्या उसने सही टाइम पे लोन को चुका दिया है, क्या नहीं चुकाया है, उसी को ही क्रेडिट रेटिंग बोलते हैं, ठीक है। रेटिंग एजेंसीज बोलते हैं इसको, क्रेडिट रेटिंग भी बोलते हैं, क्रेडिट रेटिंग, इसका फुल नेम क्रेडिट रेटिंग है, बट रेटिंग एजेंसीज वही बोलते हैं कि उसकी जो ऋण लेने का पावर है, जो लोन लिया है, ऋण लेने का पावर है, लोन लेने का जो लोन लिया है, क्या उसको चुका देगा, लोन चुकाने की पावर, उस पावर को ही रेट्स में बताया जाता है कि ए रेटिंग है, बी रेटिंग है, ए में भी काफी AA है, AAA है, इस टाइप से होती है। तो उस रेटिंग को ही क्या बोलते हैं, क्रेडिट रेटिंग या फिर रेटिंग एजेंसीज। अब बहुत सारी एजेंसीज ये काम करती है, वो कौन सी एजेंसीज है ये पूछा जा सकता है। मोदीज इन्वेस्टर सर्विस, स्टैंडर्ड एंड पुअर और फिच रेटिंग, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन सब की रेटिंग करती है कि इसकी ऋण लेने की और चुकाने की पावर क्या है, राइट। जैसे वो ही बता दिया मैंने, क्रेडिट वर्थनेस ऑफ इंडिविजुअल की, कंपनीज की, गवर्नमेंट की, अदर एंटिटीज की, राइट, कि उसकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की यूज करने की और पर्टिकुलर बोरोइंग की क्या वो है, पोजीशन है। क्रेडिट रेटिंग हेल्प्स इन्वेस्टर्स, और जो क्रेडिट रेटिंग है वो हेल्प करती है इन्वेस्टर और क्रेडिटर्स को क्या डिसीजन लेने में, क्या रिस्क ले या ना ले, किसी को पैसा दे या ना दे, ठीक है। समझ आ गए दोनों पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपको इनसाइडर ट्रेडिंग भी और ये क्रेडिट रेटिंग या रेटिंग एजेंसीज भी। अब देखते हैं आगे, विशल ब्लोइंग। अब विशल ब्लोइंग क्या है बच्चों, बताओ विशल ब्लोइंग क्या है। सीटी बजाना, विशल ब्लोइंग मतलब सीटी बजाना, हिंदी में लिख देती हूँ, सीटी बजाना। अब कंपनी में सीटी कब बजती है, जैसे आप नॉर्मल लाइफ में अगर कुछ गलत हो रहा है, मान लो आपने देखा अभी कुछ गलत हो रहा है, तो आप किसको बोलोगे, अरे इधर आना, इधर आना, अरे इधर आना, ये देखो ये क्या हो रहा है। ऐसे ही कंपनी में कुछ जैसे गलत दिखे ना, वैसे सीटी बजा दो,
है ना। तो जब कोई सीटी बजा देता है उसे ही बोलते हैं विशल ब्लोइंग कि कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है, किसी भी एंगल से। अब बोलते हैं विशल ब्लोइंग रेफर्स टू एक्ट एक्सपोज करना किसी को, ऐसे एक्ट को। जब ऐसे एक्ट लिखा जाता है उसका मतलब होता है कि भाई कोई लो है, और ऐसे छोटा ये करके लिखा जाता है तो मतलब कोई एक्ट है, कोई काम है, ठीक है। एक्ट एक्सपोजिंग इंफॉर्मेशन और एक्टिविटीज डेट आर इलीगल, कोई इलीगल काम हो रहा है, अनएथिकल काम हो रहा है तो उसको रोकना। और नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट विद इन ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसा काम हो रहा है जो इलीगल है, इनएथिकल है, तो उसे बताना पब्लिक को और कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। विशल ब्लोइंग आर इंडिविजुअल, विशल ब्लोवर्स कौन होते हैं, यानी कौन बजाते हैं ये सीटी, तो उसी को जो बजाते हैं उनको विशल ब्लोवर्स कहते हैं। तो वो कौन होते हैं, वो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो पर्सन्स होते हैं हु ब्रिंग सच इंफॉर्मेशन लाइट ऑफन ग्रेट अ पर्सनल रिस्क, वो अपने पर्सनल रिस्क पर ये इंफॉर्मेशन को लाइट में लाते हैं, राइट, ठीक है। कि भाई अगर उनको ये चीज़ें पता चली तो वो पर्सनली लोगों को बताते हैं और अपने पर्सनल रिस्क पे, वो ऐसे पर्सन्स होते हैं कुछ, ठीक है। विशल ब्लोइंग कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इंक्लूडिंग, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं इसके, जैसे मिसकंडक्ट हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, करप्शन हो रही है, मान लो आपने किसी बड़े वाले पर्सन को करप्ट देख लिया, ब्राइब्स ले रहा है तो विशल ब्लोइंग कर दिया, कोई मतलब पर्सनल रिस्क पे उसकी वीडियो बना के भेज दी लाइव, यही वाला सारा क्या होता है कंपनी में विशल ब्लोइंग होती है, राइट। आई होप समझ आया आप लोगों को। फिर है शेयर होल्डर प्रोटेक्शन। शेयर होल्डर प्रोटेक्शन क्या है बेटा, देखो शेयर होल्डर प्रोटेक्शन का क्या मतलब है बच्चा, कि शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट करना, शेयर होल्डर प्रोटेक्शन, राइट। देखो आप लोगों को जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो भी टर्म्स दी हुई है, जो भी इंपॉर्टेंट आपके पेपर में आ सकता है, वो सब मैं इस वीडियो में करवा रही हूँ। प्लीज इसी वीडियो को बार बार कर लेना, आप लोगों के क्वेश्चन टैकल हो जाएंगे। अब आप मुझसे मैसेज करके फोन करके मैम ये रह गया, मैम वो रह गया, प्लीज ऐसा ना करें। आई नो कि क्या रह गया और क्या नहीं, ये एक रिवीजन क्लासेस है और मैं जो इंपॉर्टेंट है उन चीजों को ले रही हूँ। अगर आपको ज्ञानी बनना है, पीएचडी करनी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, तो प्लीज एक बुक्स को उठाइए, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं आजकल तो प्लीज उनको रीड करिए, राइट। मैं उन बच्चों के लिए हूँ जिनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, समझ रहे हो, तो उन बच्चों के लिए हूँ। प्लीज उनके लिए मुझे कंटिन्यू वीडियो बनाने दीजिए, और कुछ यूट्यूब पे भी फ्री रहेंगी, ठीक है, बता रही हूं मैं। देखो बेटा, शेयर होल्डर्स प्रोटेक्शन क्या है, प्रोटेक्ट करना शेयर होल्डर के राइट को, मेजर्स जो सेफगार्ड्स है प्लेस इंश्योर राइट्स इंटरेस्ट, यानी कहीं ना कहीं शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट करना, उनके राइट्स को, उनके इंटरेस्ट को, ठीक है, उसे ही बोलते हैं शेयर होल्डर प्रोटेक्शन। अब बहुत सारे मैकेनिज्म है और प्रिंसिपल्स हैं जो शेयर होल्डर की प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑब्वियसली, ठीक है। फिर है डिस्क्लोजर ट्रांसपेरेंसी, कि भाई जो सारी चीजों को बताओ, जो भी काम कर रहे हो उसको डिस्क्लोज करो, इसकी वजह से भी और ट्रांसपेरेंट रहने से भी, काम को सीधा बता कर करना, पारदर्शिता रखना, उससे भी जो प्रोडक्ट होते हैं। फिर है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल शेयर होल्डर, इक्वल ट्रीटमेंट करना शेयर होल्डर्स का। शेयर होल्डर मीटिंग्स, जो शेयर होल्डर मीटिंग है बार बार होती रहे ताकि इंफॉर्मेशन उन्हें मिलती रहे। डिविडेंड पेमेंट, डिविडेंड का पेमेंट का एक रूल होना चाहिए कि कैसे डिविडेंड पे कर रहे हैं, कितने टाइम में कर रहे हैं, वो वाली चीजें। फिर लीगल फ्रेमवर्क, अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए कि अगर गलत हो तो यहाँ पे शिकायत करें। फिर है प्रॉक्सी वोटिंग, अगर कोई ना आ पाए तो प्रॉक्सी वोटिंग लगा पाए या ना लगा पाए उसके रूल्स होने चाहिए। एंटी टेक ओवर मेजर्स, अगर किसी ने गलत तरीके से टेक ओवर कर लिया तो उसके क्या मेजरमेंट है। फिर है एथिकल कोड, किसी के साथ गलत हुआ है तो कोड होने चाहिए। और रेगुलेटरी ओवरसाइट, और रेगुलेशन के लिए रूल्स होने चाहिए। अब है बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इनिशिएटिव इंडिया में क्या है, कि इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को चलाने के लिए क्या इनिशिएटिव यानी क्या पहल की गई, और पहले क्या था और अब क्या है, डेवलपमेंट और इनिशिएटिव दोनों इस पढ़ेंगे अब कंटिन्यू, राइट। मैं वही बोल रही हूँ आपको, ये हो सकता है आपको बोरिंग लग रहा हो टॉपिक, बट प्लीज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको ध्यान रखें, जैसे मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और आप लोगों के इनसाइडर ट्रेडिंग, विशल ब्लोवर्स, शेयर होल्डर प्रोटेक्शन, और ये सारी चीजें प्लीज याद रख लें। स्टेक होल्डर शेयर होल्डर में डिफरेंस, ये सारी चीजें याद रखें, ठीक है। इनिशिएटिव्स क्या है, कंपनी एक्ट 2013, पहले कंपनी एक्ट 1956 था, अब 2013 है। इसमें क्या गया, इंट्रोड्यूस करी बहुत सारी प्रोविजंस, किसके लिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए इंडिया के अंदर, ठीक है। इट इंक्लूड्स गाइडलाइन द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड्स, कैसे बोर्ड्स को बनाया जाएगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसे होंगे, कैसे अपॉइंट होंगे, ऑडिट कमेटी, और ये सब बताया गया किसमें। और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर
होल्डर के, ये किस में बताया गया, कंपनी एक्ट में, किसके लिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। अब चाहो आप डीप में पढ़ना चाहो तो ये पढ़ सकते हो कि भाई ऑडिट कमेटी क्या है ये सब, लेकिन पढ़ने का मुझे नहीं लगता कोई वो होगा। सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 1992 में आया था, ठीक है। फिर है आप लोगों का लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, सेबी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए ये करवाया क्या, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। सेबी ने बोला जो भी काम करोगे वो डिस्क्लोज करके करोगे, वही चीज, उसी के लिए LODR भी पूछा जा सकता है आपसे, शॉर्ट में करके LODR की फुल फॉर्म बताओ, तो ये पूछा जा सकता है। सेबी की फुल फॉर्म बताओ, तो प्लीज याद रखें, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये याद रखना। फिर उसके बाद नेशनल जो NFRA, इसकी भी फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, प्लीज फुल फॉर्म याद रखना, ये पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में, फिर बोलोगे मैम जो आपने पढ़ाया था वो आया नहीं और आप लोग याद रखोगे नहीं। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ये क्या होती है, ये फाइनेंशियली रिपोर्ट करती है, जो भाई होने चाहिए, जो स्टैंडर्ड अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को बताती है और क्वालिटी इंश्योर करती है। जो फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाएगी ना कंपनी, उसमें ऑडिट होगी, उसके रूल्स और रेगुलेशन को कौन बताता है, NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी, राइट। देखो रिपोर्टिंग अथॉरिटी। फिर है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, यानी बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो जिनका अपना इंस्टीट्यूशन है, जैसे रिलायंस कंपनी में ऐसी कोई छोटी कंपनी इन्वेस्ट कर दे तो क्या बोलेंगे उसको, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और प्रॉक्सी एडवाइजरी मतलब एडवाइस देने वाली जो प्रॉक्सी करे, ठीक है, मतलब प्रॉक्सी एक तरह से बोलते हैं ना कि भाई कोई चीज एडवाइस करिए एक तरह से वो, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल यानी FI इन्वेस्टर, प्लेयर, ये कह रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और म्यूचुअल फंड्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बस। फिर CSR, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, CSR का शेड्यूल कौन सा है ये बताओ मेरे को, ठीक है। शेड्यूल सेक्शन है इसका 135, शेड्यूल है इसका 7, ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। स्पेसिफिक परसेंटेज बताया है कि प्रॉफिट क्या हो तो कितना, 2% ऑफ 2, ये पॉइंट लिख लेना बेटा, ये CSR की ये पूछा जा सकता है, सेक्शन 135 और शेड्यूल 7, और 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट और प्रेसिडिंग 3 ईयर, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, लास्ट 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट का 2%, राइट। फिर है स्टीवर्डशिप कोड, ठीक है, ये क्या है, ये कहता है सेबी जो है वो इंट्रोड्यूस करता है स्टीवर्डशिप कोड और इंस्टीट्यूशनल्स के लिए, कि जो भी जितने भी जो कंपनीज है जिन्होंने इन्वेस्ट किया और प्रमोट करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। फिर है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में भी बताता है, क्या, कौन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या करती है, ये कहता है देयर हैज बीन अ इंक्रीज फोकस ऑन रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो फोकस है, एक मिनट रुकना, हाँ, इसका रोल बताता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का रोल क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, कि किस तरह से वो इफेक्टिवनेस और रूल्स और रेगुलेशन सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, उस सबको देख सकते हैं। फिर है ग्लोबलाइजेशन एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आप लोगों का कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देखो बच्चा, मैं एक बार फिर से इस पॉइंट से ना, हाँ देखो कॉर्पोरेट, ये फिर से बता देते हैं एक बार कंक्लूड करके, बच्चों को मुझे लग रहा है थोड़ा कम समझ में आया होगा। देखो कॉर्पोरेट जो गवर्नेंस है ना, उसमें इंडिया में अब तक क्या क्या काम हुआ है, इनिशिएटिव शुरुआत से लेके अंत तक यानी डेवलपमेंट तक। तो कहता है सबसे पहला पॉइंट है आप लोगों का कि भाई कंपनी एक्ट में 2013, कंपनी एक्ट 2013 में कुछ गाइडलाइन दिए गए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, ठीक है। जैसे कौन कौन से गाइडलाइन, ये बोल रहा है ऑडिट कमेटी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अलग से चूज किए जाने लगे, ये वाली चीजें, इन सब के बारे में बताया गया, शेयर होल्डर के राइट और स्टेक होल्डर्स के। फिर है सेबी ने भी कुछ बताया, सेबी कौन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992, इसने लोडर के बारे में बताया, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर के बारे में। NFRA ये क्या करता है, ऑडिट, जो भी कंपनी की ऑडिट होते हैं ना, फाइनेंशियल रिपोर्ट के बाद फाइनेंशियल रिपोर्ट बनती है, ऑडिट होती है, उसके बारे में चीजें बताई गई, किसने बताई, ये भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर आता है।
फिर है आप लोगों का इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स है और प्रॉक्सी एडवाइजर, यानी अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन कौन हो सकता है, और प्रॉक्सी एडवाइस यानी किसी की एडवाइस जो कंपनी ले सकती है। अगर मान लो कंपनी किसी सवाल में फंस जाए तो किसकी एडवाइस ले सकती है, तो उस चीज़ के बारे में बताता है। कौन? कॉर्पोरेट गवर्नेंस, CSR कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर ही CSR आता है, ठीक है। फिर है आपका स्टेपवर्ड कोड, ये किसने दिया? सेबी ने। आपसे ये भी पूछ सकता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में स्टेपवर्ड कोड किसने दिया? तो सेबी ने दिया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। अब है आप लोगों का ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या सिनेरियो है अभी इस टाइम, और क्या इनका रिलेशनशिप है, ठीक है। जो ग्लोबलाइजेशन है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो टू इंटरकनेक्टेड। आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि ग्लोबलाइजेशन और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या रिलेशन है, तो आपको बताना है इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्ट है। याद रखना है ये पॉइंट, ये आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरकनेक्ट है। अब बोलता है कैसे इंटरकनेक्ट है, तो मैं बताती हूँ। ग्लोबलाइजेशन में ये तीनों चीजें आती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ये तीनों चीजें। अब ग्लोबलाइजेशन में तो आपको पता ही है, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से क्या करती है, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ व्यापार करती है, उसे बोलता है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये पता है आप लोगों को। देखो बच्चा, मेरे ये जो वीडियोस है ना, वो ऐसे बच्चे भी देख रहे होंगे जो पहले कॉमर्स में नहीं थे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से चीजें बताने की कोशिश करती हूँ, राइट। ग्लोबलाइजेशन मतलब एक कंट्री जब दूसरे कंट्री के साथ लेन देन कर रही है, व्यापार कर रही है, उसे बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अब क्या क्या होता है? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, एक दूसरे से पैसे ले सकते हैं, एक दूसरे को पैसे दे सकती है, राइट, वो होती है इकोनॉमिक लिबरलाइज होती है। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पहले FDI को प्रमोट किया जाता था, अब FII को प्रमोट किया जाता है। अब FII को प्रमोट किया जाता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। पहले क्या होता था, जो कंपनीज है ना वो डायरेक्टली, जैसे यहाँ पे मारुति सुजुकी, यानी जो कंपनी है वो जापान की थी, जापान के कोई बंदे आए, उन्होंने इंडिया में कंपनी स्थापित करी, और जो प्रॉफिट था वो सारा सीधा लेके जापान में चले जाते थे। अब मोदी जी ने या फिर कुछ सालों से ये क्या किया है कि भाई नहीं जी, बाहर के कंट्री के मेंबर आके यहाँ पे स्थापित मत करो, बल्कि हमारे जो इंडिया में स्थापित चीजें है ना, हमारी इंडिया में ऑलरेडी जो स्थापित कंपनीज है ना, उन्हीं में पैसे लगाओ। उसी को बोलते हैं पैसे लगाना, मतलब वो प्रॉफिट नहीं ले जा पाएंगे, वो पैसे लगा दिया, हम उनको इंटरेस्ट दे देंगे, डिविडेंड दे देंगे, राइट। तो वो बोलेंगे FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट करो, ना कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी डायरेक्ट हमारी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मत करो, हमारी भूमि पे अपनी कंपनी मत बनाओ, ठीक है। तो FII और FDI किसके माध्यम से होता है? ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से। ट्रेड और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, आप लोगों को ये तो पता ही है, ठीक है। अब है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्या करता है? कहता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाता है इन सब के लिए। अब भाई रेगुलेटरी यानी रेगुलेशन बनाता है किसके लिए, कौन कौन किससे क्या क्या दे सकता है, रेगुलेटर बनाना। FDI कौन कौन कंपनी कर सकती है, कहाँ कहाँ किस लेवल तक कर सकती है, तो इन सब के लिए रेगुलेटरी कौन बनाता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो हुआ ना इनका आपस में इंटरकनेक्शन, राइट। यही तो बता रहा है कि भाई ग्लोबलाइजेशन और कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंटरकनेक्टेड है। आई होप समझ आया। यहाँ से ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। CSR बताता है कि CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बताती है तुम्हें अपने प्रॉफिट का कितना % हमारे यहाँ देख के जाना पड़ेगा, ये कौन बताता है? CSR बताती है। फिर बोर्ड इंडिपेंडेंस, कि बोर्ड इंडिपेंडेंस क्या बताती है कि जो अपनी जो चीजें करोगे ना, बाहर के मेंबर जो यहाँ पे काम करेंगे ना, उसमें कितना इंडिया का पार्ट होना चाहिए, कौन लोग इंडिया के होने चाहिए। जैसे एक रूल होता है कि जो बाहर की कंपनीज है उसके अंदर अगर मान लो 4 BOD है, तो उसके अंदर कम से कम 2 BOD है ना, या फिर 1 BOD इंडिया का होना चाहिए, क्योंकि वो इंडियन BOD होगा तो क्या करेगा, इंडिया के पक्ष में डिसीजन लेगा, है ना। तो इस तरह से, तो इसी वजह से कह रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस और जो ग्लोबलाइजेशन है वो इंटरकनेक्टेड है, इन दोनों का आपस में रिलेशन है, और यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लीज बच्चों ध्यान रखना। अब है CSR और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या डिफरेंस है, बच्चों को पता ही नहीं होता क्या डिफरेंस है। भाई अभी तो बताया कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर CSR आता है, ठीक है, तो ये तो याद रखोगे। देखो फिर भी डिफरेंस ऐसे बता दे रही हूं। देखो प्राइमरी फोकस क्या है, प्राइमरी फोकस CSR का क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या है। एक मिनट बेटा, मेरा कैमरा देख लेती हूँ। चल रहा है, कहीं पता चले मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और हो ही नहीं रहा है। देखो प्राइमरी फोकस क्या है, वेरियस ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर। कहता है CSR में बहुत सारे ग्रुप होते हैं स्टेक होल्डर्स के। स्टेक होल्डर मैं बता चुकी कौन होता है, इसमें सिर्फ शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को देखा जाता है। CSR में स्टेक होल्डर के और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में मेनली फोकस होता है, प्राइमरी फोकस पूछ रहा है। अब आप लोगों को ये मत सोचना कि शेयर होल्डर, ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, देखो चीजों को ना गलत समझ लेना ना आने से ज्यादा बुरा होता है, चीजों को गलत समझ लेना ना आने से ज्यादा बुरा होता है, ये समझो आप इस बात को। देखो
इसने बोला प्राइमरी फोकस, पहले फोकस। ऐसा नहीं कहा कि इसका फोकस ही नहीं होता स्टेक होल्डर पे, ठीक है। इसका सीएसआर का प्राइमरी फोकस क्या होता है, स्टेक होल्डर, यानी जो भी बिजनेस में हित करे। भाई सीएसआर क्या कहता है कि भाई कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंट कम्युनिटी में लगाए, कुछ परसेंट यहां लगाए, ये कहता है सीएसआर, ठीक है। तो ये किसके तरफ ध्यान दे रहा है, सिर्फ शेयर होल्डर के? नहीं जी, ये तो सबके हित को देख रहा है, एम्प्लॉयज के, एम्प्लॉयर के और आपके ये कम्युनिटी के, सबके। लेकिन जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो सबसे पहले किस पे बात करती है, शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के, शेयर होल्डर के प्रोटेक्शन की राइट, ठीक है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पहले किस पे बात करता है, शेयर होल्डर की राइट पर, फिर बात करता है बाकियों की। लेकिन जो सीएसआर है वो स्टेक होल्डर पर पहले बात करती है, फिर बात करती है शेयर होल्डर पर, राइट। तो प्राइमरी वर्ड से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा मत समझ लेना कि ये सिर्फ स्टेक होल्डर पे ध्यान देता है और ये सिर्फ शेयर होल्डर पे नहीं, ये स्टेक होल्डर के साथ साथ शेयर होल्डर पर भी ध्यान देता है और ये शेयर होल्डर के साथ साथ स्टेक होल्डर पर भी ध्यान देता है। बट सबसे पहले वो कहते हैं ना पापा मम्मी, वो कई बार बचपन में होता है ना, पहले मम्मी सबसे पहले किसको प्यार करती है, बेटों को, राइट। तो पहले प्यार करती है बेटों को, ऐसा नहीं है ना बेटियों को नफरत करती है या फिर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देती, नहीं। तो प्राइमरी फोकस की बात है, ठीक है। तो सीएसआर प्राइमरी फोकस स्टेक होल्डर और कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्राइमरी फोकस किस पे, शेयर होल्डर। इसलिए बता रही हूं, बच्चे ना इसको गलत समझ लेते हैं और फिर गलत क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखो प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व्ड, अब कह रहे हैं सीएसआर में जो प्रॉब्लम होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो कौन सॉल्व करेगा, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बिजनेस और सोसाइटी, बिटवीन बिजनेस एंड एनवायरमेंट। जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कौन कौन से देखे जाएंगे सीएसआर में, कह रहा है जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, जो लड़ाइयां हो रही है किसमें, बिजनेस और सोसाइटी में और बिजनेस और एनवायरमेंट में, वो तो सीएसआर में आ रहा है। और प्रिंसिपल एजेंट कॉन्फ्लिक्ट, प्रिंसिपल कॉन्फ्लिक्ट किस में आता है आप लोगों का, किस में आता है बताओ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। याद रखना बच्चा, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना, ये भी इंग्लिश में लिख रही हूं, याद रखें, ठीक है। ओके देखो मेन टास्क जो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्टेक होल्डर, इंटरेस्ट ऑफ कंपनीज, ऑपरेशन, ट्रांसपेरेंसी, जो इसका मेन काम होता है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन वही चीज है, ठीक है। फिर है डोमिनेंट परफॉर्म, हाँ ये डोमिनेंसी किस पे दिखाता है, यानी इसका जो मतलब एक तरह से प्रभाव, इफेक्ट सोशल और इन्वायरमेंट पे होता है और इसका क्या होता है, फाइनेंशियली होता है। फिर है उसका फॉर्मलाइजेशन, इसका लो रिकमेंडेशन गाइडलाइन ग्रीन पेपर, जो इसका फॉर्मलाइजेशन यानी बनता कैसे है, सीएसआर कैसे बनती है। लो रिकमेंडेशन, रिकमेंड किसी की नहीं ली जाती, बहुत कम ली जाती है, लो रिकमेंडेशन और गाइडलाइन और ग्रीन पेपर, ठीक है। फिर है इसका हाई रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस से पहले हम देखते हैं मतलब आईसीआई ने क्या गाइडलाइंस दी है, वो सारी चीजें देखते हैं। हाई रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड गाइडलाइंस और इसमें सॉफ्ट कॉपी सब कुछ सारी चीजें देखी जाती है। इसमें इसको बनाने से पहले ज्यादा चीजें नहीं देखी जाती है, यानी गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जाता किसमें, इसमें सीएसआर में। शॉर्टकमिंग इसकी मतलब बुराइयां क्या क्या है, कहता है लैक ऑफ रेगुलेशन, इसमें लैक ऑफ रेगुलेशन है। सीएसआर में सिर्फ मेनली एक रेगुलेशन है, बहुत सारे रेगुलेशन लगाने चाहिए, तो कहता है लैक है। वीक अकाउंटेबिलिटी, कहता है कि वीक है अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेही नहीं होता कोई भी स्टेक होल्डर्स का। फिर है इसमें शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन, इसमें शॉर्ट टर्म के ऊपर बात करते हैं ये, और ये गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते, ये प्रॉब्लम्स होती है। आई होप समझ आया। प्लीज जो मेन फोकस है वो ये 2 पॉइंट है, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये 3 पॉइंट है, प्लीज इनको मत भूलना कि भाई इसका स्टेक होल्डर पे फोकस, इसका शेयर होल्डर पे फोकस। ये इन्वायरमेंट और सोसाइटी के बारे में बात करता है, ये क्या करता है, फाइनेंशियली बात करता है। ये प्रिंसिपल एजेंट और प्रिंसिपल प्रेजेंट की बात करता है, ये सोशल और इन्वायरमेंटल, ये फाइनेंशियल, ठीक है, याद रखना। ये बच्चा आप लोगों की लास्ट स्लाइड थी। आप सोचो, आप सुनो मेरी बात, मैंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो आपके एचएसएससी सीईटी के अकॉर्डिंग या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग, बीकॉम किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे पेपर दे रहे हैं, यहाँ से कॉर्पोरेट गवर्नेंस आप लोग कवर कर सकते हो आराम से, ठीक है बच्चों। मैंने ये बच्चों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही चीज़ें बनाई है, तभी मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। अभी भी आप ऐसे, अगर जैसे ये अभी मैंने रिवाइज करवाया, ऐसे सारे सब्जेक्ट रिवाइज करवाऊंगी टिल एग्जाम। मैंने बोल दिया है 14 जनवरी तक आपका सिलेबस मैं खत्म करवा दूंगी, 12 से 14 जनवरी, तो 14 जनवरी को ही एंड मान के चले, ठीक है। तो ये करवा दूंगी आप लोगों का। और ये अभी मेरे जो कोर्स की फीस है, क्रैश कोर्स की 1200 रुपए है ये, ठीक है। पहले 2000 रुपए फीस थी और इसको डिस्काउंट करके, वरना कहीं फोन करने लगो डिस्काउंट दे दो, प्लीज डिस्काउंट के बाद ये मैं मेहनत कर रही हूँ। मैं कभी भी नहीं कहती कि मेरे टॉपिक से सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आएंगे आप लोगों को। हाँ, अकाउंटेंसी
और आप लोगों के FM और इन सब की मैं बोलती हूँ कि वहां से आ जाएंगे क्वेश्चन सीधा सीधा। ये वाले जो टॉपिक होते हैं, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, यहाँ से सीधा सीधा मुश्किल चांसेस होते हैं, बट इस टॉपिक का यूज करके आप लोग उनको टैकल कर सकते हैं। और बच्चा, अगर आप ऐसे स्टूडेंट है जो सोच रहे हैं जो पढ़ के जाए वही आ जाए, ऐसा नहीं होता है माय डियर। आज के टाइम में आज आपको पढ़ना पड़ता है, फिर घुमा फिरा के उस कंटेंट से क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप अपनी बेसिक नॉलेज बना के चलते हैं तो उस क्वेश्चन को आराम से टैकल कर सकते हैं। अब आपसे पूछा जाए स्टेक होल्डर क्या है, स्टेक होल्डर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेक होल्डर शेयर होल्डर, या पूछा जाए क्या स्टेक होल्डर शेयर होल्डर एक पर्सन है, अलग है, बोथ ऑफ दीज, ऐसे ऑप्शन दे। अरे बच्चों मैंने पढ़ाया तो है, अब तो उस पढ़ाए हुए में से आया ना कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे लिख रखा है और फिर उसमें से आए, वो नहीं होता है। ये इस पढ़ाए हुए में से आएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो पढ़ने पे फोकस करो, ऐसे मत सोचो कि 2 4 50 200 क्वेश्चन लिख के टीचर दे दे और उसमें से क्वेश्चन आ जाए। आप LKG के बच्चे हो क्या? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे, राइट, ठीक है बच्चों। स्टूडेंट, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है स्टिल आप लोग कमेंट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मेरी ऐप का लिंक मिल जाएगा। आप लोग डाउनलोड करें, कोर्स को एनरोल करवा सकते हैं। सारे जितने भी सब्जेक्ट, आपके 33 सब्जेक्ट, उन सबका रिवीजन करवा रही हूँ मैं, ठीक है। बोर्ड सब्जेक्ट का हो भी चुका है और बोर्ड सब्जेक्ट का बाकी भी है। आप जितने वीडियो डाल दी उन्हीं को ही, जब तक वीडियो नहीं आ रही है, मतलब आ रही है कंटिन्यूसली, फिर भी आपके अगर हो गया तो उन्हीं वीडियोस को बार बार देखने में फोकस करें, ना कि मैम को याद दिलाएं। मैम को याद है, ठीक है, मैं कर रही हूँ काम आप लोगों के लिए, ठीक है स्टूडेंट। और यूट्यूब पर भी फ्रीली वीडियो लाती रहूंगी, ठीक है बच्चों, ठीक है स्टूडेंट। मैंने शो यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल रहे। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।